स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली सरकार ने एक ऐसा बिल पेश किया है पार्लियामेंट में जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, जी हां, बर्थ सर्टिफिकेट ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन सकता है। ये आप देख सकते हो, बिल इन लोकसभा टू अलाउ यूज ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एज प्रूफ फॉर होस्ट ऑफ सर्विसेज। मतलब आगे चलकर सरकार कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से जितनी भी चीजें आपको करनी है वो इसी का एक सिंगल सबसे बड़ा प्रूफ बन जाए। और इसके साथ साथ सरकार यहां पर डिजिटाइजेशन करने जा रही है। जितना भी बर्थ होता है, डेथ होता है, वो सारी चीजें क्या हो रही हैं मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप इससे जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 15 अगस्त आपके पास टाइम है कि यहां पर जो सबसे बड़ी सेल लगती है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, वो स्टार्ट हो चुका है। आपको कोई भी बैच लेना हो, यहां पर आप देख सकते हो कि ऑप्शनल से लेकर P2I बैच हो गया, जितनी भी चीजें हैं वो आपको सबसे कम दाम पर मिलेगी। जस्ट आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए और आप इन बैचेस को अवेल कर सको। और यहां पर कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, दैट इज प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी होती है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, रिसेंटली जो है सरकार ने लोकसभा के अंदर एक बिल पेश किया। और ये बिल में बेसिकली था क्या, सरकार यहां पर जो बिल पेश किया इसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023, जिसके तहत सरकार ये कह रही है, उसका जो मेन मकसद है कि allow the use of birth certificate as single document for admission to an educational institution, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर लिस्ट, आधार नंबर अगर आपको लेना है, मतलब आपको जितनी भी चीजें करनी है, ठीक है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप यहां पर उस चीजों को कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल आएगी। देखिए, अभी तक मैं ये देखता था, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि बर्थ सर्टिफिकेट शायद उतना मायने नहीं रखता था। मतलब आपको कहीं भी कुछ भी करना है तो बाकी के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं काफ़ी। इनफैक्ट मुझे तो याद है कि ज़्यादातर लोगों के पास अभी भारत में शायद बर्थ सर्टिफिकेट होगा भी नहीं। इनफैक्ट यहाँ पर जो 10th का मार्कशीट होता है उसी को बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर भी लिया जाता था। लेकिन अब देखिए, यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं सरकार बनाना चाहती है। और इसके माध्यम से देखिए मेन मकसद क्या है, जो बड़ा प्लान है ना, वो ये है कि इसके माध्यम से जो नेशनल और स्टेट लेवल पर डेटाबेस होता है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का, वो यहां पर कहीं ना कहीं हो सके। अब देखिए, इसका भी मेन मकसद क्या होगा, अगर सरकार जो है प्रॉपर डेटा चाहती है, एनालिसिस चाहती है बर्थ एंड डेथ का, मतलब कि सरकार को अगर एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो स्कीम्स हैं, वो लोगों तक पहुंचानी है, तो वो डिजिटाइजेशन के माध्यम से किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मेन लक्ष्य अल्टीमेटली सरकार का यही है कि जो भी वो कुछ कर रही है, सरकार अगर 1 रुपए भी खर्च कर रही है, वो सही तरीके से सही पर्सन के पास पहुंच सके। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखिए, ये जो एक्ट है ना, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं 1969 में बना था। और आज लगभग 50 साल के बाद पहली बार इसके अंदर सरकार चेंजेस करने जा रही है। यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं नित्यानंद राय, उन्होंने यहां पर इस बिल को पेश किया और कहा कि जब से ये एक्ट लागू हुआ है तब से इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था। लेकिन आज के डेट में यहां पर जो सोसाइटल चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अब हो गया है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें काफ़ी सिटीजन फ्रेंडली चीज़ें करनी है और इसी की वजह से हम इसके अंदर पहली बार बदलाव करने जा रहे हैं। और यहाँ पर उनका यह भी कहना है कि हमने कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जनरल पब्लिक के साथ, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करके ये जो बिल है उसको पेश किया है। और इसके अंदर उनका कहना था कि जो 14 सेक्शंस हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट के अंदर, वो बदलाव कर रहे हैं। साथ ही साथ एक नया प्रोविजन डाला जाएगा और एक प्रोविजन को यहाँ पर जो है चेंज कर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। देखो, अब क्वेश्चन यह है कि बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से क्या क्या किया जा सकता है। यहां पर अभी के लिए बताया जा रहा है, मान लीजिए अगर आपको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो इसकी जरूरत पड़ेगी, वोटर लिस्ट में आपको नाम डलवाना है इसकी जरूरत पड़ेगी, मैरिज सर्टिफिकेट कराना है, रजिस्टर कराना है तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां पर अपॉइंटमेंट चाहिए आपको किसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, हर जगह
कहीं ना कहीं सरकार अब बर्थ सर्टिफिकेट को एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाने जा रही है। साथ ही साथ इट विल प्रोवाइड फॉर एन इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, आधार नंबर, अदर पर्पसेस, मतलब लगभग ऑलमोस्ट सभी कुछ हो गया ना। एंड इसके साथ साथ सरकार आगे चलकर अगर मान लो फ्यूचर में कोई ऐसी चीजें आती हैं, सरकार को लगता है कि इसमें भी हमें बर्थ सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट डाल देना चाहिए, तो वो भी सरकार कर देगी। और इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आएगा वो है अवॉइडिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव डेट एंड बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आप देखोगे ना, आज भी कई लोगों के, अगर आप आधार कार्ड पर देखिए, किसी और दूसरे डॉक्यूमेंट वोटर लिस्ट में देखिए, तो कहीं ना कहीं उनका जो डेट है, जो बर्थ ऑफ प्लेस है, ये सारी प्लेस ऑफ बर्थ है, वो सारी चीजें आपको कई बार डिफरेंट देखने को मिलती हैं। डेट ऑफ बर्थ भी अलग निकल जाता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो तो एक ही होगा, वहां पर उसमें जो चीजें लिखी होंगी वही आपका हो सकता है। तो इसी की वजह से सरकार जो है यहां पर करना चाह रही है कि डुप्लिसिटी को पूरी तरह से यहां पर खत्म किया जा सके। अब क्वेश्चन ये है, यहां पर एक और चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है कि अब मान लीजिए किसी का जन्म होता है, किसी बच्चे का, उसमें डिले हो जाता है उसको सर्टिफिकेट लेने में, तो उस केस में क्या होगा? देखो, अगर इसमें नियम यह है कि 30 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट बनवाना होता है, आपका जन्म हो गया तो, ठीक है, मतलब पेरेंट्स बनवाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बच्चा तो कहां से बनवाएगा। लेकिन यहां पर अगर 30 दिन से ज्यादा हो जाता है, 30 दिन से लेकर 1 साल के बीच में, ठीक है, 1 साल के बीच में अगर आप बनवाते हो बर्थ सर्टिफिकेट, तो उस केस में क्या होता था, आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ता था। नोटरी पब्लिक जो होता है ना, स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट वगैरह, वो सारी चीजें करके रजिस्ट्रार के पास जाना होता था, फिर वो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाता था। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है, उस केस में क्या होगा? 1 साल का ज्यादा हो गया है, तो अभी तक क्या होता था कि यहां पर आपको फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट हैं या फिर जो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हैं, उनसे यहां पर ऑर्डर पास करवाना होता था, उनसे आपको परमिशन लेनी होती थी। तब जब आप रजिस्ट्रार के पास जाते थे, तब आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन अब यहां पर बेसिकली क्या है ना, कि जो अथॉरिटी है उसको मजिस्ट्रेट से, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से चेंज करके नीचे कर दिया गया है। जो एसडीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वहां पर वो भी अब यहां पर उनके पास अथॉरिटी आ गई है कि वो यहां पर ऑर्डर देकर रजिस्ट्रार से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो यहां पर डिले होने पर भी जो प्रोविजंस है उसमें थोड़ी सी ढिलाई की गई है ताकि इजीली आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन सके। फिर कई बार कई अलग अलग केसेस भी होते हैं, जैसे कि मान लो किसी ने बच्चा अडॉप्ट किया, कोई बच्चा अनाथ है, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, कोई अबैंडन है, सरेंडर्ड कोई बच्चा है, ठीक है, सरोगेट चाइल्ड है कोई, तो सारे केसेस में भी यहाँ पर जो नया बिल लाया गया है उन सबका भी रजिस्ट्रेशन आसानी से हो सके, ये प्रोविजंस रखा गया है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बोला गया है, मान लो किसी बच्चे का जन्म होता है किसी हॉस्पिटल में, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका प्रॉपर जो कॉज वगैरह है, जितनी भी चीजें हैं, वो रजिस्ट्रार को लिख कर देनी होंगी हॉस्पिटल को, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज डाला गया है बिल में कि डिजास्टर के समय क्या होगा। जैसे अभी कोविड का डिजास्टर आ गया था, आपने देखा किस तरीके से यहां पर महामारी फैली थी, तो उस केस में क्या होगा कि यहां पर एक स्पेशल सब रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जा सकता है ताकि कोई डिले ना हो। उस समय अगर मान लो कोविड के दौरान जो बच्चे का जन्म हो रहा है, उस समय ऑफिसेस बंद हैं, सब कुछ क्लोज है, तो कैसे वहां पर चीजें हो पाएंगी? तो सरकार अलग अलग जो स्पेशल रजिस्ट्रार्स हैं उनको अपॉइंट कर सकती है डिजास्टर के समय, और कह सकती है कि वो आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बना सकते हैं। फिर डेथ अगर मान लो हो जाता है किसी के पेरेंट्स वगैरह का, तो उस केस में डेथ सर्टिफिकेट बनाना, ये सारी चीजों को आसानी से करने की कोशिश कराई जा रही है। फिर इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं कि अब सरकार ने यह बोला है कि अगर मान लो कोई भी जो रजिस्ट्रार है, जो पर्सन ऑफिशियल है, वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाता है, डिले करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टीज भी लगाया जा सकता है इस एक्ट के माध्यम से। फिर फाइनली ये तो सारी चीजें हो गई जो सरकार चेंजेस करने जा रही हैं। अब इससे होगा क्या? यहां पर सरकार डिजिटाइजेशन करना चाहती है। जी हाँ, यहां पर मैं आपको बता दूं, जो बिल का एक मेन पर्पस है जो बताया गया है, उसमें मैंडेटरी किया गया है सभी स्टेट को, जितने भी राज्य हैं देश के अंदर, उन सबको बोला गया है कि आपके राज्य में कोई भी किसी का भी बच्चे का जन्म होता है या फिर किसी की भी मृत्यु होती है, तो आपको तुरंत जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल है, वेबसाइट है, उसके अंदर उसको फीड करना होगा। वो सारे डेटा बेसिकली जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास होने चाहिए। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, मैं आपको बता दूं, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जो कि अमित शाह उसके मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो यहां पर जो सेंट्रलाइज रजिस्टर है, अगर एक बार वहां पर पूरा डेटा आ गया कि देश में इस समय कितने बच्चे का जन्म हुआ, कितने का मृत्यु हुआ, तो सोचिए कितनी बड़ी चीजें चेंज हो सकती हैं अगर ये सही तरीके से हो गया। मान के अगर मैं कहता हूं कि मान लो 100% तरीके से ये चीजें हो गई, तो आप सोचिए जनगणना वगैरह करने में भी कितनी आसानी हो जाएगी। सोचिए ना कि अचानक से सब कुछ पता चल जा रहा है कि इतने बच्चे का जन्म हुआ, इतने की मृत्यु हुई, तो टोटल कितने एक्स्ट्रा बच्चे पैदा हुए किसी साल में, क्या है वो, कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर यही नहीं,
सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि अगर सरकार कोई स्कीम बनाना चाहती है किसी एरिया में, किसी जगह पर, किसी लोगों के लिए, तो वो एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से डिलीवरी कर सकेगी पब्लिक सर्विसेज का। सोशल बेनिफिट, लोगों को भी इससे फायदा होगा। और इसी की वजह से बिल में इन सबसे रिलेटेड ये जो डिजिटाइजेशन का मामला है उसको भी बिल के अंदर यहां पर जोड़ा गया है। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, एनपीआर भी इससे अपडेट हो सकेगा। एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो कि मैं आपको बताऊं सबसे पहली बार एनपीआर जो है वो कलेक्ट किया गया था 2010 में, फिर आगे चलकर 2015 में। ये डोर टू डोर एन्यूमरेशन होता है, जैसे कि जनगणना होती है ना, उसी तरह वहां से डोर टू डोर जाते हैं, वहां से उनसे पूछताछ करते हैं, उसी तरह से होता है। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं देश में 119 करोड़ जो रेसिडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन एनपीआर के अंदर शामिल है। तो एनपीआर को अपडेट करने में, राशन कार्ड को अपडेट करने में, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रखने में, ये सारी चीज़ों में ये जो पूरा डिजिटाइजेशन है वो काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो एक तरह से आप कह सकते हो, और एनपीआर याद रखिएगा कि इसका अलग से डिबेट है कि एनआरसी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एनपीआर एक पहला स्टेप है ताकि एनआरसी प्रिपेयर किया जा सके। क्योंकि ध्यान रखना है आपको, एनपीआर में ऐसा नहीं है कि सिटीजन्स रहते हैं। एनपीआर वो लिस्ट होती है जो कि भारत में जो भी कोई रह रहा है ना, जो भी रेसिडेंट है, भले ही वो भारत का निवासी मतलब कि सिटीजन हो नहीं हो, डजंट मैटर, अगर आप भारत में रह रहे हो तो आपका नाम एनपीआर में होना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। तो एनपीआर को अपडेट करने में भी मदद होगी। फाइनली जाने से पहले मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो मनीष तिवारी जी उन्होंने कहा कि देखिए ये जिस तरह से अपडेट किया जा रहा है, इतना बड़ा बदलाव किया जा रहा है, ये सरकार को नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कई सारे जो राइट टू प्राइवेसी के मामले हैं वो छिन जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कि क्या पार्लियामेंट इसको एक्चुअल में करके कर सकती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। फिर साथ ही साथ जो डेलीगेशन किया जा रहा है, डेलीगेशन मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर कई सारी पावर नीचे के लोगों को दी जा रही है, तो इन सबको लेकर क्रिटिसाइज किया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, आपका क्या सोचना है इसको लेकर? जो भी कुछ हो रहा था यहाँ पर मैंने आपको बता दिया अभी के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन थी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे संविधान के अंदर जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो कौन से देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। हमारे 3 लाइव बैचेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 15 अगस्त तक का ही आपके पास टाइम है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।